नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आंगन में तुलसी के चबूतरे पर लगी अगरबत्ती की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। पूनम अभी अभी पूजा करके रसोई घर में गई ही थी कि दादी माँ ने दूर की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था। अरे ओ पूनम, पूजा पाठ का ढकोसला खत्म हो गया हो तो चाय वाय मिलेंगी कि नहीं? ऐसे भी कौन सा सुख दिया है भगवान ने, मेरे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां छीन ली। बोलते हुए दादी माँ ने गुस्से से अपनी ओर भौहें सिकुड़ ली थी। पूनम ने रसोई घर में से झांकते हुए कहा, चाय बन गई है दादी माँ, अभी लाती हूँ। माथे पर बिंदी लाई कलाइयां कांच के चूड़ों से भरी हुई लाल रंग के सलवार कमीज ने पूनम किसी नई दुल्हन सी दिख रही थी। दादी माँ को चाय देकर पूनम मुड़ी ही थी कि उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। आदमी का तो कुछ अता पता नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं, फिर भी न जाने क्यों इतना बन सवर कर रहती है। पूनम ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया था, और करती भी क्या। उसके दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही दादी माँ के तीखे शब्दों से ही होती थी। दादी माँ को चाय देने के बाद पूनम अपने ससुर को चाय देने के लिए उनके कमरे में जाने लगी, तो उन्होंने उसे आवाज देकर कहा, पूनम बेटा, मेरी चाय बाहर ही रख दे, मैं उधर ही आकर पी लूंगा। जी पापा, बोलकर पूनम वापस चली आई थी। पूनम के ससुर शशिकांत जी रिटायर आर्मी अफसर थे। उनका बेटा मोहित भी सेना में जवान था। पूनम मोहित की पत्नी थी। 3 साल पहले ही मोहित और पूनम का ब्याह हुआ था, और ब्याह के 2-4 दिन बाद ही मोहित को किसी खुफिया मिशन पर जाने के लिए सेना में वापस बुला लिया गया था। इस बात को 3 साल बीत चुके थे, पर अब तक मोहित वापस नहीं लौटा था और न ही उसकी कोई खबर आई थी। इसीलिए फौज की तरफ से उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। मोहित के लापता होने की खबर से शशिकांत जी की पत्नी को गहरा सदमा लगा था, जिसके चलते वे कोमा में चली गई थी। डॉक्टर का कहना था कि मोहित की वापसी ही उनके लिए दवा का काम कर सकती है। पूनम को विश्वास था कि मोहित जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उसके इस विश्वास को कायम रखने के लिए शशिकांत जी पूरा सहयोग देते थे। उन्हें पूनम का पहन ओढ़ कर रहना पसंद था। मोहित के हिस्से का लाड़ प्यार भी वे पूनम पर ही लुटाते थे। पूनम ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर ने एक बुटीक खुलवा दिया था। तब दादी माँ ने इस बात का भरपूर विरोध करते हुए कहा था कि समय काटने के लिए घर के काम कम होते हैं, पर शशिकांत जी ने उनकी एक न सुनी थी। सास की बीमारी के बाद घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी पूनम के कंधों पर आ गई थी। बुटीक के साथ वह घर भी बखूबी संभाल रही थी, पर दादी माँ हमेशा से नाराज रहती थी। उन्हें पूनम का साज श्रृंगार करना, गाड़ी चलाना, बुटीक जाना बिल्कुल नहीं सुहाता था। वे पूनम को ताने मारने का एक भी मौका अपने हाथों से नहीं जाने देती थी। समय बीतता जा रहा था। मोहित की मां की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। इसी बीच पूनम के माता पिता कई बार उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पूनम का कहना था कि मोहित वापस आएगा तो उसे यहाँ न पाकर परेशान होगा, और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। अब ससुराल भी मेरा मायका है। शशिकांत जी को पूनम की ऐसी सोच और समझदारी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन शशिकांत जी के करीबी दोस्त कर्नल मोहन घर आए और बोले, शशि, मैं एक प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? शशिकांत जी ने पूछा। इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक साथ में समय बिताया और बातें की। फिर कर्नल मोहन जाते जाते बोले, मुझे तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कर्नल मोहन के जाने के बाद शशिकांत जी काफी दिन तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। पूनम ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने चिंता की कोई बात नहीं बोलकर उसे टाल दिया। पर मन ही मन वे पूनम के लिए एक बड़ा फैसला ले चुके थे, जिसकी चर्चा पूनम के माता पिता से करने के लिए आज वे उसके मायके जा रहे थे। पूनम इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। पूनम के बुटीक जाते ही शशिकांत जी घर से निकल गए थे। उन्हें अचानक ये देखकर पूनम के माता पिता थोड़े चिंतित हो उठे थे। पूनम के पिताजी ने हाथ जोड़कर शशिकांत जी से पूछा, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, शशिकांत जी बोले। मैं पूनम के लिए एक फैसला लिया है, जिसमें आप दोनों की राय लेना जरूरी था। ये सुनकर पूनम के माता पिता एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। पूनम की मां ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा,
कैसा फैसला भाई साहब? शशिकांत जी ने कहा, पूनम के दूसरे ब्याह का फैसला। ये आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? पूनम के पिता ने हैरानी से कहा। शशिकांत जी बोले, क्यों मुमकिन नहीं है? मोहित की वापसी अब एक सपने जैसी है। 4 दिन की शादी को निभाने के लिए पूनम अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के हवाले कर दे, ऐसे मैं नहीं होने दे सकता। उस बच्ची के विश्वास पर अपने यकीन की मोहर अब और नहीं लगा सकता। बिना किसी दोष के वो एक अधूरेपन की सजा क्यों काटेंगी? पर भाई साहब, पूनम की मां ने बीच में बोलना चाहा तो शशिकांत जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ कीजिएगा, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वे आगे बोले, मैं अपने बेटे के मुंह में पूनम के भविष्य की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। आज मेरी जगह मोहित भी होता तो पूनम के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी उसे कभी स्वीकार नहीं होती। आप दोनों ने उसे जन्म दिया है। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको इसकी सूचना देना मेरा फर्ज था, इसलिए चला आया। वरना पूनम का कन्यादान करने का फैसला मैं ले चुका हूँ। अब आज्ञा चाहता हूँ। शशिकांत जी के जाने के बाद पूनम के माता पिता बहुत देर तक सोचते रहे कि वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोच पाए। पर शशिकांत जी जैसे लोग बहू को बेटी की जगह रखकर अपने सोच का लेवल कितना ऊपर उठाए हुए हैं। पूनम के दूसरे ब्याह के बारे में सोचते समय मोहित का चेहरा न जाने कितनी बार उनकी आंखों के सामने घूमा। पूनम के मायके से लौटने के बाद शशिकांत जी अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। पूनम शाम की चाय लेकर उनके कमरे में ही चली गई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ पापा? तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है बेटा, उन्होंने जवाब दिया और कहा, आज थोड़ी देर मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी पापा, बोलकर पूनम उनके पास बैठ गई। शशिकांत जी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मोहित की गैर मौजूदगी में तूने इस घर की जिम्मेदारियों को साथ साथ हम सबको भी बहुत अच्छे से संभाला है। अपने छोटे बड़े हर फर्ज को तूने प्यार और अपनेपन से निभाया है। इतना ही नहीं, अपनी दादी माँ के रूखे बर्ताव के बाद भी तू कभी उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटी। अगर मैं ये कहूँ कि मोहित की कमी तूने कभी महसूस ही नहीं होने दी तो यह गलत नहीं होगा। पर अब नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि मोहित की चंद यादों का जो दायरा तूने अपने आसपास बना रखा है उसे तोड़कर तू बाहर निकल और जिंदगी में आगे बढ़े। पूनम ने कहा, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? मोहित की कोई खबर आई है क्या? बोलिए ना पापा, क्या हुआ है? पूनम बेचैन हो उठी थी। शशिकांत जी ने भरे हुए गले से कहा, कोई खबर नहीं आई मोहित की, और नहीं आएगी। उसकी वापसी की उम्मीद अब छोड़नी होगी हमें। पूनम जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। इतने साल से पति के बिछड़ने का दर्द जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था वो आज आंसुओं की धार के साथ बहता जा रहा था। शशिकांत जी ने पूनम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज ये लाचार और बेबस पिता तुझे कुछ मांगना चाहता है बेटा, मना मत करना। बहुत सोच समझ कर मैंने तेरा कन्यादान करने का फैसला किया है। पूनम ने चौंकते हुए कहा, पापा आप भी? कमरे से बाहर जाते जाते वो रुकी और बोली, आप गलत कह रहे हैं पापा। अगर मोहित की कमी मैं पूरी कर पाती तो मम्मी आज अस्पताल में कोमा में न होती, दादी माँ को मुझसे इतनी नफरत न होती, और आज आप मुझे इस घर से विदा करने की बात नहीं करते। ऐसा बोलकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। पूनम के जाने के बाद शशिकांत जी सोच में पड़ गए थे। भाभी से पूनम का क्या मतलब था? इस बात को 8 दिन बीत चुके थे। शशिकांत जी अपने फैसले पर अटल थे। उनके इस फैसले से दादी माँ बहुत नाराज थी और दादी माँ ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। शशिकांत जी एक बार फिर पूनम को समझाने की उम्मीद से उसके बुटीक पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही पूनम ने कहा, अरे पापा आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं बेटा, शाम की सैर के लिए निकला था। शशिकांत जी बोले, सोचा तुझे देख लेता हूँ, तेरा काम खत्म हो गया होगा तो साथ में घर चलेंगे। पूनम ने कहा, पापा मुझे थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है। शशिकांत जी बोले, मैं बाहर तेरा इंतजार करता हूँ, आ जाना। थोड़ी देर बाद बुटीक बंद करके पूनम अपनी कार लेकर बाहर आ गई। शशिकांत जी ने उससे कहा, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। कार चलाते हुए शशिकांत जी ने फिर अपनी बात शुरू की और पूनम से कहा, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया बेटा, और उस दिन तूने आप भी ऐसा क्यों कहा था? पूनम ने कहा, मोहित ने मिशन पर जाने से पहले मुझे कसम दी थी कि अगर वो वापस नहीं लौटा तो मैं उसके इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकालूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। उस दिन आपने भी वही बात कही थी।
आप ही की तरह शायद वो भी मुझे अपने से दूर करना चाहता था। शशिकांत जी को इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि मोहित के बारे में उनकी सोच गलत नहीं थी। वह भी पूनम के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी नहीं चाहता था। शशिकांत जी अपने फैसले पर अब और ज्यादा मजबूत हो गए थे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे याद है कुछ दिन पहले कर्नल मोहन अपने घर आए थे। वे अपने बेटे गौरव के लिए तेरा हाथ मांगने आए थे। गौरव की पहली पत्नी का शादी के 4 महीने बाद ही देहांत हो गया था। वो अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अभी यही है और कुछ ही दिन में वापस जाने वाला है, इसलिए उन्हें शादी की जल्दी है। कर्नल मोहन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। वे बेहद सुलझे और समझदार लोग हैं। तू बहुत खुश रहेंगी बेटा। और तुझे तो गौरव के साथ अमेरिका में ही रहना होगा। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे बेटा। शशिकांत जी ने जोर देते हुए पूनम से कहा। पूनम ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था पापा कि आपके लाड़ प्यार का कर्ज मुझे एक दिन आपसे दूर जाकर चुकाना पड़ेगा। शशिकांत जी ने पूनम और गौरव का रिश्ता तय कर दिया। पूनम के माता पिता को भी खबर दी गई। शादी का दिन आ चुका था। बंगले की सजावट शशिकांत जी ने पूनम की पसंद के लाल गुलाब के फूलों से कराई थी। अब बारात जैसे ही बंगले के सामने पहुंची तो शशिकांत जी ने सभी का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद पूनम की माँ उसे मंडप में ले जाने के लिए आई तो पूनम ने कसकर अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और कहा, मुझसे ये नहीं होगा माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि मोहित यहीं कहीं आसपास है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये सब होने से रोक दो माँ। पूनम अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। पूनम की माँ उसके बेसुध होने की सूचना देने बाहर आई तो उन्होंने देखा कि फौज की एक गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकी है। उसमें से सेना के 2 जवान उतरे। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर काला चश्मा एक शख्स को गाड़ी से नीचे उतारा। विवाह समारोह में आए सभी लोगों की नजरें बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे देखते ही शशिकांत जी की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। मोहित मेरे बेटे, तूने बहुत इंतजार करा। बोलते हुए शशिकांत जी ने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की वापसी की तड़प को शांत कर दिया। पूनम की माँ खुशी से भागते हुए अंदर आई और उन्होंने पूनम के ऊपर पानी छींटे मारे। फिर जोर जोर से झकझोर कर बोली, उठ बेटा, बाहर जाकर देख, तेरे विश्वास ने आज तेरी सुहाग की वापसी कर दी है। पूनम सभी मर्यादाओं को लांघ कर गिरती पड़ती भागते हुए बाहर गई और मोहित से जा लिपटी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, आखिर आपने मेरे विश्वास की लाज रख ही ली मोहित। शोरगुल की आवाज से दादी माँ भी बाहर आ गई थी और मोहित को देखकर अपने आंसुओं के बहाव को रोक नहीं पाई थी। मोहित ने पूनम से कहा, मेरी वापसी का एक अधूरेपन के साथ हुई है पूनम। लड़ाई में मैं अपनी दोनों आंखें गंवा चुका हूँ। जिसे अब खुद हर समय सहारे की जरूरत पड़ेगी वो तुम्हारा सहारा क्या बनेगा। पूनम ने चिल्लाते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। हम पूरी जिंदगी के साथी हैं। हम एक दूसरे के सहारे और हमदर्दी की नहीं बल्कि साथ की जरूरत है। इतना कहकर पूनम ने अपने हाथ मोहित के आगे बढ़ाए और कहा, आप देंगे ना मेरा साथ। गौरव इतनी देर से दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने मोहित का हाथ पकड़कर अपने हाथों से पूनम के हाथ में दे दिया। पूनम कर्नल मोहन के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए अंकल। इस घर में और मोहित को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। कर्नल मोहन ने पूनम के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दे दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।